टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 10.1। इस चैप्टर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखो, जो चैप्टर है इसमें हम आज फाइनेंशियल मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो दो टाइप की होती है। दोनों को जब हम मिलाते हैं तभी जाकर फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट होती है। एक को कहते हैं हम मनी मार्केट और दूसरी को कहा जाता है कैपिटल मार्केट। जब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तभी जाकर आपकी फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि जो आपका वित्तीय बाजार है उसकी अवधारणा क्या है। तो आज हम सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ेंगे कि वित्तीय बाजार की अवधारणा क्या है। देखो, एक देश के आर्थिक विकास में वहाँ की वित्तीय व्यवस्था जो होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी देश है उसकी जो आर्थिक विकास हम देखते हैं तो उस आर्थिक विकास के पीछे जो उस देश की वित्त व्यवस्था होती है, यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, वही सबसे बड़ा रोल अदा करती है। वित्तीय व्यवस्था वित्त को बहुतायत वाले क्षेत्र से जरूरत वाले क्षेत्र में हस्तांतरित करने में मदद करती है। बहुतायत मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें फाइनेंस ज़्यादा है वहाँ से लेकर दूसरा क्षेत्र जिसमें फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें हस्तांतरित यानी कि वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती है। तो वित्तीय व्यवस्था के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, तीन अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है वित्तीय बाजार, सेकंड आता है वित्तीय संस्थाएं और थर्ड आता है वित्तीय प्रतिभूतियां। तो इस चैप्टर के अंदर हम तीनों को ही पढ़ेंगे कि वित्तीय बाजार क्या होता है, वित्तीय संस्थाएं क्या है और वित्तीय प्रतिभूतियां क्या है। देखो, वित्तीय बाजार कोषों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हस्तांतरित करने में भूमिका अदा करता है। ये अभी हमने पढ़ा है। कोष मतलब जो फंड होता है उसको एक क्षेत्र से दूसरे, एक क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र में ज़्यादा है वहाँ से फंड को लेकर दूसरे क्षेत्र में जहाँ फंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस क्षेत्र में हस्तांतरित कर देता है। वित्तीय बाजार का अभिप्राय उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियां, यहाँ संपत्तियां आएगा, वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं विनिमय का काम करता है। वित्तीय संपत्तियां अब कौन कौन सी होती हैं इसमें हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। इसके इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वही फाइनेंशियल मार्केट, वो नेक्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर के अंदर हम डिटेल से करेंगे। तो ये उनको क्रिएट भी करता है और उनको एक्सचेंज भी करता है, वित्तीय बाजार होता है। जब शेयर, डिबेंचर आदि कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं तो इससे वित्तीय संपत्तियों का उत्पन्न होना या इनके वित्तीय बाजार क्रय विक्रय को विनिमय कहते हैं। अब वित्तीय संपत्तियां हम कहेंगे कि शेयर और जो डिबेंचर है वो क्या है, वो फाइनेंशियल मार्केट की क्या है, एसेट्स है। ठीक है, जो वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट होता है इन एसेट्स को क्रिएट करता है। इन एसेट्स को क्रिएट कौन सी करेगी? जब कंपनियां अपने शेयर और डिबेंचर इश्यू करती है तो वो एक टाइप से फाइनेंशियल मार्केट की एसेट्स को क्रिएट कर रही होती है। और जब इन्हीं शेयर और डिबेंचर का आपस में क्रय विक्रय होता है तो इसका विनिमय हो रहा होता है। तो इस कारण कहा जाता है कि जो वित्तीय बाजार है वो जो संपत्तियां हैं वो उत्पन्न भी करता है और उनका विनिमय भी करता है। उत्पन्न कब करता है? जब कंपनियां शेयर और डिबेंचर इशू करते हैं तो उस टाइम वो इन इंस्ट्रूमेंट या इन एसेट्स को वो क्रिएट कर रहे होते हैं। और जब इनका क्रय विक्रय होता है बाजार में, इसी बाजार में जब इनको खरीदा और बेचा जाता है तो उस टाइम इनका विनिमय हो रहा होता है। तो ये थी हमारी वित्तीय बाजार की कॉन्सेप्ट। देखो, इसको अब हम पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई। वित्त की मांग और पूर्ति करने वालों में क्या शामिल किया जाता है। अब आपको ये चार्ट ध्यान से समझना है।
कि इस चार्ट में क्या क्या बताया गया है। इस चार्ट के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि डिमांड और सप्लाई दोनों का पता चल जाएगा। डिमांड सप्लाई किसकी, जो फाइनेंस होता है उसकी डिमांड और सप्लाई के बारे में। देखो सप्लाई कौन करता है और डिमांड कौन करता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये हमारा है सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस। सप्लाई कौन करता है, जो भी परिवार है, वित्तीय संस्थाएं हैं, व्यापारिक कमर्शियल बैंक होंगे, जो इंश्योरेंस करने वाली एजेंसीज होगी, कंपनीज होगी, और विदेशी इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनेंस को सप्लाई करते हैं। डिमांड कौन करता है, डिमांड करते हैं जो भी ट्रेडिंग करने वाले व्यापार होते हैं, इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, और गवर्नमेंट क्या करती है, इनकी डिमांड करती है। अब आता है ये जो सेक्टर है, ठीक है, जो सप्लाई साइड है वो सप्लाई डिमांड वालों को कब करेंगे, जब उनको बदले में कुछ मिलेगा। अब ये फाइनेंस क्या करते हैं, इनको सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब जो डिमांड साइड है इसको हम ए साइड बोलते हैं, इसको बी साइड बोलते हैं समझने के लिए। ए साइड जो है बी साइड को फाइनेंस दे देगा, पर वो बदले में कुछ चाहेगा, बदले में क्या लेगा। अब ये जो साइड है वो फाइनेंस लेने के बदले में क्या देंगे, इनको ये चीजें देंगे, कंसीडरेशन ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, यानी कि प्रतिफल के बदले में उनको ब्याज और लाभांश दिया जाएगा। किसको, ए साइड जो है बी साइड को कैपिटल प्रोवाइड करेगी, और बी साइड कैपिटल को यूज करने के बदले में डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है ए साइड को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये जो है दोनों बाजार है वो चलते रहते हैं। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। मांग व पूर्ति के विभिन्न घटक क्रमशः कौन से, वित्त की मांग और पूर्ति करते हैं, ठीक है। वित्तीय बाजार दोनों पक्षों को आपस में जोड़ता है। अब यहां देखा आपने, चार्ट में देखा होगा, ये जो मार्केट है ये दोनों को आपस में कनेक्ट करवाता है। यहां से वित्त लेकर यहां देता है, और यहां जो प्रतिफल होता है इसका रिटर्न जो है इनको प्रोवाइड करवाता है। तो ये कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका फाइनेंशियल मार्केट ही करता है, जो आपस में इनको जोड़ता है। वित्तीय बाजार के माध्यम से वित्त पूर्ति की पक्ष में से मांग पक्ष की ओर हस्तांतरित होता है। यानी कि इससे क्या होता है, जब ये मार्केट है तभी क्या करेंगे, ये जो साइड है वहां से फंड इस साइड यानी कि बी साइड ट्रांसफर होगा ए साइड से। सिर्फ यही रोल अदा करता है एक दूसरे को, और इस मार्केट की हेल्प से ही ये जो है इनका कंसीडरेशन है या इनका प्रतिफल है वो इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में ए साइड को जाता है या सप्लाई साइड जाता है। अब आता है, इससे वित्त वहां पहुंच जाता है जहां वास्तव में उसकी जरूरत होती है। अब देखो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था, जो वित्तीय बाजार होता है वो जहां जिस सेक्टर में एक्सेस में होता है फाइनेंस, वहां से उठाकर जहां इसकी जरूरत होती है वहां पर पहुंचा देता है। तो इससे क्या होगा, जहां जरूरत थी वहां पर क्या चला जाता है, फाइनेंस ऑटोमेटिक चला जाता है। वित्तीय बाजार के इस कार्य को एलोकेटिव फंक्शन कहा जाता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विनियोजन कार्य किसे कहते हैं। वित्तीय बाजार जब जिस क्षेत्र में वित्त बहुतायत में है या ज्यादा मात्रा में, वहां से लेकर वित्त को जरूरत वाले सेक्टर में पहुंचा देता है, तो इसी को ही एलोकेटिव फंक्शन कहा जाता है या विनियोजन कार्य कहा जाता है। इसके दो रिजल्ट होते हैं। देखो, लोगों को अधिक दर से आय प्राप्त होती है एक तो, दूसरा दुर्लभ संसाधन उन फर्मों तक पहुंच जाते हैं जो अर्थव्यवस्था को उच्च उत्पादनता प्रदान करती हैं। अब इसको समझने के लिए हम चार्ट में जाएंगे। देखो, अब ये लोग हैं, इनके पास कैपिटल है, अगर ये रखे अपनी घर में ही रखेंगे तो इनको कोई इनकम नहीं होगी। अगर ये फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू यहाँ पर पहुंचा देते हैं तो इनको इंटरेस्ट और डिविडेंड के थ्रू इनको इनकम स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे जो फाइनेंस है उसका यूज नहीं है और यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा अर्जेंट डिमांड है या इसका जरूरत है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्टिव कार्य नहीं कर रहा। अगर ये फाइनेंस यहाँ पहुँच जाता है तो ये प्रोडक्टिव कार्य के अंदर लग जाता है। तो ये दो क्या है, इसके रिजल्ट आते हैं। तो वित्त की पूर्ति के फलस्वरूप क्या होगा,
वित्त कर पूर्तिकर्ताओं को लाभांश और ब्याज के रूप में प्रतिफल प्राप्त होगा और वे पुनः इसका विनियोग करेंगे। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहेगा। यानी कि अब इनके पास तो पूंजी है, अब देखो ये ब्याज और लाभांश भी इनके पास पहुंच गया, इसको भी वो कहां पहुंचा देंगे, यहां पर ही पहुंचा देंगे। यानी कि यहां पर इनके पास पैसा आएगा, वो फिर ये इसी सेक्टर में डाल देंगे। तो ये थी हमारी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कौन कौन से काम करती है। तो वित्त बाजार वित्त को सही जगह पहुंचाकर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भूमिका अदा करता है। ये एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी कि जहां इसकी ज्यादा जरूरत होती है वहीं पर पहुंचा देता है ये। तो पहला हम पॉइंट वाइज करेंगे। सबसे पहला है, यहाँ पे है बचतों, यानी कि बचतों को गति प्रदान करना एवं अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाना। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। वित्तीय बाजार लोगों की बचतों को गति प्रदान करता है। कैसे? लोगों को अगर ऑप्शन मिलता है कि उनके पास जो पूंजी है वो कहीं अगर लगाएंगे तो वो पूंजी बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, वो पूंजी को लगाना चाहेंगे। इससे उनकी, और ये काम कौन करता है, फाइनेंशियल मार्केट उनको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप से क्या होता है, जो लोगों की बचत होती है उनको गति मिल जाती है, यानी कि ऑप्शन मिलने के बाद वो अपनी जो कैपिटल होती है उसको मूवमेंट देना स्टार्ट हो जाती है। यह बाजार रोकड़ के रूप में बेकार पड़े वित्त को ऐसी जगह ले जाता है जहां वास्तव में इसकी जरूरत होती है। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट ऐसी जगह से फाइनेंस को लेता है जहां उसकी या तो जरूरत नहीं होती या जहां पर बहुत कम जरूरत होती है, वहां से लेकर जहां इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस जगह पहुंचा देता है। वित्त के इस प्रकार एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के लिए अनेक वित्तीय प्रपत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब ये नहीं है कि ये पैसा यूं का यूं उठाकर भेज दिया जाए, नहीं, इसके लिए बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, उनके थ्रू ही एक साइड से दूसरी साइड पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अब बात आती है ये डॉक्यूमेंट्स जो है, अब निवेशक जो भी इन्वेस्टर होता है वो अपनी इच्छा अनुसार डॉक्यूमेंट्स में निवेश करता है, यानी कि इन्वेस्ट करता है। सेकंड आता है मूल्य खोज में सहायक, यानी कि फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। मांग और पूर्ति, अब देखो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ये सप्लाई का चार्ट है हमारा और ये क्या है, डिमांड का चार्ट है, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल के रेट की, रेट मतलब जो इंटरेस्ट की कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट इस पॉइंट पे क्या होगा, डिसाइड होगा। जहां पर आपकी सप्लाई और जहां पर आपकी डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, वहीं ये इंटरेस्ट का रेट स्थापित होगा। तो वस्तु एवं सेवाओं की भांति ही निवेश को भी प्रतिभूतियों के मूल्य की खोज करती है। मूल्य मतलब होता है जो इनको प्रतिफल मिलने वाला है, उसी को ही मूल्य कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। इसके बाद आता है हमारा वित्तीय बाजार निवेशकों को उचित मूल्य प्रदान करने में सहायक होता है। थर्ड आता है वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करना, तरलता प्रदान करता है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। यह एक ऐसा बाजार है जहां सभी प्रतिभूतियों के क्रेता व विक्रेता हर समय उपलब्ध रहते हैं। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है इसमें हर समय ये जो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको परचेज करने के लिए जो भी सेलर होते हैं, जो इनको बाय करने वाले होते हैं, परचेजर होते हैं, वो अवेलेबल होती है। यही कारण है कि यहाँ प्रतिभूतियों में तरलता होती है। तरलता का मीनिंग होता है कि अगर आपके पास कोई शेयर और डिबेंचर है, आप जब चाहे इसको सेल करना चाहे तो आप तुरंत इसको सेल कर सकते हैं। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट्स के बहुत जल्दी सेल होने के चांसेस हो उसको तरल कहा जाता है। अर्थात
वित्तीय बाजार के माध्यम से निवेशक जब चाहे अपने धन को प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कैश है तो आप ये इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं, और जब चाहे आप इनको बेचना चाहे तो बेचकर आप इन किसे पैसे में यानी कि धन में भी इसको बदल सकते हैं। फोर्थ आता है व्यवहारों की लागत कम करना। व्यवहारों की लागत मीन्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते समय अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन्हें प्राप्त करने में बहुत समय और धन खर्च होता है। क्या प्राप्त करने में? सूचना प्राप्त करने में। वित्तीय बाजार द्वारा ये सूचना बिना किसी कॉस्ट के उपलब्ध करवाई जाती है, क्योंकि अगर आपके पास ये फाइनेंशियल मार्केट नहीं है तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदना बेचना चाहो तो आपको इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत सारी कॉस्ट लगानी पड़ती। बट अब आपके सामने फाइनेंशियल मार्केट है तो आपको इस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू सारी सूचनाएं अवेलेबल हो जाती है और उसके लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। इस प्रकार वित्तीय बाजार व्यवहारों की लागत को कम करने का काम भी करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट होती है इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप्स की होती है, एक को हम कहते हैं मनी मार्केट और एक को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, इनको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये हो गए हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर। अब कैपिटल मार्केट भी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब इन मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और अदर्स। तो ये क्या होती है हमारी क्लासिफिकेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट। करें तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का, वित्तीय बाजार में अनेक प्रकार की प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। इनमें से कुछ प्रतिभूतियों की भुगतान की अवधि 1 वर्ष से कम यानी कि अल्पकालीन होती है और कुछ की 1 वर्ष से अधिक यानी कि मध्यकालीन या दीर्घकालीन की होती है। अगर अकॉर्डिंग टू टाइम हम लेते हैं तो यहां मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को दीर्घकालीन आवश्यकताएं ही मानना है आपको। वित्तीय बाजार में व्यवहार की जाने वाली प्रतिभूतियों की भुगतान अवधि मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर इनको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा बाजार जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों का व्यवहार किया जाता है उसे मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट कहते हैं, और इसके विपरीत जिस बाजार को में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है उसे कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार कहते हैं। जैसे कि अभी आपको चार्ट में समझ आ जाएगा, ये जो मनी मार्केट है इसमें जो व्यवहार किया जाता है वो होती है अल्पकालीन प्रतिभूतियां। अभी हमने पढ़ा कि ऐसा बाजार जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है उसे मुद्रा बाजार यानी कि मुद्रा बाजार मनी मार्केट कहा जाता है, और ऐसे प्रतिभूतियां जिनमें दीर्घकालीन के लिए व्यवहार किया जाता है उनको पूंजी बाजार कहा जाता है। कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अल्पकालीन प्रतिभूतियां कौन कौन सी होती है, तो आपकी ये अल्पकालीन प्रतिभूतियां होती है। और अगर आ जाए क्वेश्चन तो ये आती है आपकी दीर्घकालीन